ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, ब्रेक से पहले हमने बात की थी कोच की। तो 4 साल से कोच प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस गेम पे आपके, तो वन मैन आर्मी की तरह ही आगे बढ़े जा रहे हैं, खुद ही प्रैक्टिस, खुद ही अपना सब कुछ फिटनेस। तो कितना मुश्किल होता है एक अकेले प्लेयर के ऊपर, क्योंकि जो मेन फोकस होता है वो आपके गेम पे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोच नहीं हो पाता है तो सारा ध्यान कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है, फिटनेस पे हो जाता है, किस तरीके से हम अपनी शेड्यूल बनाएं। तो आपका कितना शेड्यूल आप खुद बना पाते हैं, खुद शूटिंग पे ध्यान दे पाते हैं, खुद फिटनेस पे ध्यान दे पाते हैं? देखिए, जब कोच नहीं है तो दिक्कत तो बहुत आती है, क्योंकि कोच का रोल क्या होता है कि आप एक भरोसा जो है वो एक आदमी पे कर लेते हैं कि ये जो बता रहे हैं वो सही है, और जब एक भरोसा कहीं हो जाता है तो हम उसको करने लगते हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। अब कोच नहीं होते तो हम लोग को पता है क्या करना है, टेक्निक सबको पता है, तैयारी किस तरीके से करनी है वो पता है, बट एक जो कहते हैं ना, जब तक आपको कोई साथ नहीं है तो आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो। आप डाउट भी करते हो कई बार अपने आप पे कि ये सही है या नहीं है। कई बार आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो जो चीज़ आप कर रहे हो आपको वो भी गलत लगने लगती है कि ये मैंने किया था तो शायद ये गलत है, ये सही नहीं है, तभी मेरा परफॉर्मेंस आ नहीं पाया। तो इस तरीके की दिक्कत आती थी, बहुत आती थी। जो पहले मैंने बताया आपको 4 साल हमारे साथ कोच रहे थे, उनका जो ट्रेनिंग प्लान था मैं वो फॉलो करती थी। तो जिस तरीके से वो ट्रेनिंग कराते थे वो करने की दोबारा कोशिश करती थी, और फिज़िकल ट्रेनिंग जितना मुझे पता है मैं उतना कर लेती थी, बट जो स्पेसिफिक शूटिंग के लिए मुझे चाहिए वो मुझे नहीं पता था। तो अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट ने मुझे स्पॉन्सर किया है। उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट भेजे, उन्होंने मेंटल ट्रेनर, फिज़िकल ट्रेनर प्रोवाइड कराया, तो उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। अब पता चल रहा है कि जो स्पेशल शूटिंग मसल्स हैं वो कौन सी है, ताकि मैं उन्हीं को डेवलप करूं, ना कि मैं पूरी बॉडी में लगे हुई हूँ, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अब धीरे धीरे नॉलेज बढ़ रही है। पहले हमको जितना आता था उतना करके हम एक लेवल पे पहुँच गए और वहाँ पे स्टेगनेंट हो गए थे। अब मौका है, इतना सपोर्ट है तो ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो एक खिलाड़ी है उसके लिए डिसीजन मेकिंग उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है बिना कोच के? अकेले नहीं हो पाता है, क्योंकि कोच जो है आपकी मेंटल जानता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। हम अपने आप पे कई बार डाउट करते हैं कि ये सही है या नहीं है। अगर वो उसको एक पॉजिटिव रिस्पांस दे तो लगता है कि नहीं ये सही है, हम उस पर भरोसा करने लगते हैं। तो उस तरीके की चीज़ है। शूटिंग बहुत ही ज़्यादा मेंटल गेम है। फिज़िकल है, ज़रूरत पड़ती है, बट मेंटली आपको जितना स्ट्रॉन्ग बना सकता है कोच, उतना आप अकेले नहीं हो पाते, ऐसा मुझे फील होता है। आपके हिसाब से फ्रॉम योर साइड ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी लैग कर रही हैं शूटिंग के अंदर, और उन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए? उन फैसिलिटी, ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ भी आपके हिसाब से हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं और उनको पूरा होना चाहिए? फ़िलहाल शूटिंग में अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से हमारे ट्रेनिंग जो है वो नहीं हो पाती है इतनी। कंपटीशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, हर महीने एक कंपटीशन रहता है, तो ट्रेनिंग जो है हम नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से। बस कंपटीशन में खेले जा रहे हैं। अपने आप को कहीं पे अगर कमी है उसको ठीक करने का चांस नहीं मिल रहा है। मैच आता है तो ऐसा लगता है कि आपको अच्छा करना है, तो आप चाहे गलती करके ठीक कर रहे हो या कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके ठीक कर रहे हो, आप चाहते हो मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। तो जो एक लॉन्ग रन में हमें होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रॉन्ग है और हम एक स्टेप वाइज ऊपर जा रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है अभी पिछले कुछ 2 साल से। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप्स हो हमारे। कोच आ गए हैं, अब अच्छी खुशी की बात है कि कोच फाइनली आ गए हैं हमारे इंडिया में, तो उनके साथ ट्रेनिंग हो, लंबे ट्रेनिंग कैंप्स हो, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। 2016 ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दोबारा आ रहा है, और उसके लिए तैयारियां मस्ट है, ट्रेनिंग मस्ट है, आपकी फिटनेस भी सबसे ज़्यादा मस्ट है। तो अब 2016 के लिए अगर ऐसी धीरे धीरे चीज़ें लैक होती रहीं, कोचेस आते रहे जाते रहे, तो जो 2016 का ओलंपिक है कहीं ना कहीं वो ड्रॉबैक बन जाएगा अगर हिस्सा नहीं ले पाया और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया इंडिया। सो उससे पहले ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे, हाँ
टाइम टू टाइम मुझे ये करना है, टाइम टू टाइम मुझे इन चीज़ों पे ध्यान देना है और 2016 ओलंपिक्स में एक अच्छा परफॉर्म करना है? 2016 के लिए एक्चुअली तैयारी तो शुरू हो जानी चाहिए थी। एक साल ऑलरेडी निकल गया है, अभी खाली 3 साल हमारे पास बाकी हैं। तो मैं तो क्योंकि पीछे 2012 में मैं पार्ट नहीं ले पाई थी ओलंपिक गेम्स में, बहुत कम पॉइंट से मैंने जो कोटा प्लेस था वो मिस किया था। वहाँ पे जो फेलियर था उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि कहाँ पे मुझे अब जो नेक्स्ट है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, कौन से मेरे वीक पॉइंट्स थे उनको मुझे इम्प्रूव करना है। हर छोटी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं क्या खा रही हूँ, मैं किस तरह की ट्रेनिंग कर रही हूँ, उसमें मेंटल ट्रेनिंग मुझे कितनी करनी है, कौन से मेंटल ट्रेनिंग की टेक्निक्स पे ध्यान देना है, फिज़िकल ट्रेनिंग में क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें अब, और हर चीज़ पे पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक भी चीज़ को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, अगर एक भी चीज़ छोड़ी तो चांस हो सकता है कि मैं मिस कर जाऊँ फिर से। दूसरी चीज़ मैं चाहती हूँ हमारी फेडरेशन से, हमारी गवर्नमेंट से कि जो कोच हैं वो ऐसा ना हो कि अभी आ रहे हैं तो 6 महीने के लिए रुकें और फिर चले जाएं। मैं चाहती हूँ जो 3 साल है वो तब तक रहें, देख सके कि जो शूटर्स हैं जो कैपेबल है ओलंपिक्स में जाने के लिए, उन पे ध्यान दे सके पूरा, और उस तरीके की तैयारी करवा सके वो कि हम उस लास्ट मोमेंट पे तैयार रहें बिल्कुल जीतने के लिए। तो हर छोटी चीज़ पे पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है इस बार। श्वेता के लिए अब तक सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? किसको सबसे बड़ा अचीवमेंट मानती है अब तक? मेरे लिए तो मैं बताऊं तो बहुत छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी है जो मुझे मेरे लिए खुद बड़ी लगी, बट ओवरऑल देखा जाए तो एशियन गेम्स का मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल, जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लोग जानते हैं, एक एशियन गेम्स का मेडल है, कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल है, एशियन चैम्पियनशिप का मेडल है। मेडल ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिशन्स के हैं, ओलंपिक्स रहता है बस। तो वो मैं चाहती हूँ, इस बार कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो अचीव कर पाऊँ। आपके फादर इस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, आप भी इसी स्पोर्ट से जुड़ी हुई हैं। जब आप एक गोल्ड मेडल जीतते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे जो आपके फादर का प्लेटफॉर्म रहा है, उसी गेम्स, तो कितना प्राउड फील होता है। यस, लुक डैड, आई हैव डन दिस, कि देखो पापा जो आपने किया था, आई हैव ऑल्सो मेड यू प्राउड ऑफ इट। कितना खुशी मिलती है उसी प्लेटफॉर्म पे, आप जिस प्लेटफॉर्म पे आपके फादर चलते हैं, इतनी मेहनत की है, इतना टाइम दिया स्पोर्ट्स को, उसी में आपकी अचीवमेंट्स। मैं सच बताऊं, मैं जो कर रही हूँ, मैं खुद का है मेरा उसमें कि मुझे करना अच्छा लगता है, मैं कर रही हूँ। बट मैं जो अचीवमेंट पा रही हूँ, या मैं जो मेरा गोल है, मैं उसके पीछे एक रीज़न है कि मैं मेरे पेरेंट्स के लिए करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे लिए। अपना 10 साल तक पापा ने अपने बिज़नेस पे ध्यान नहीं दिया, हमारे साथ जाना, मेरे और मेरे ब्रदर के साथ जाना पूरे टाइम। नेशनल चैम्पियनशिप है, इंडिया में है तो भी साथ जा रहे हैं, 10-10, 20-20 दिन के लिए जा रहे हैं। मैं इंटरनेशनल खेलने जा रही हूँ तो वहाँ भी मेरे साथ जा रहे हैं एक सपोर्ट बन के। तो उन्होंने बहुत बहुत हार्ड वर्क किया है। तो जो मैं आज कर रही हूँ ऑब्वियसली उनके वजह से ही हूँ आज जो भी हूँ, और आगे जो करना चाहती हूँ वो मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। अगर मैं ओलंपिक गेम्स का मेडल जीतना चाह रही हूँ, इंडिया के लिए जीतना चाह रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ उनको ला के दूँ कि ये आपके लिए है। यही था जो मैं चाह रही थी आपको देना। हर खिलाड़ी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और जितने अप्स होते हैं उतने डाउन्स भी होते हैं। कई बार निराशा हाथ लगती है, जो आप सोचते हो वो नहीं हो पाता है। तो जब आपने बताया कि आप ओलंपिक्स, लास्ट ओलंपिक में नहीं ले पाई और बहुत छोटे मार्जिन से रह गई, निराशा हाथ लगी, तो कितना आपको ड्रॉबैक होता है उसका कि हाँ, मेंटली प्रेशर भी होता है उस टाइम पे कि वहाँ जा रहे हैं और करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन जब उस प्लेटफॉर्म पे वो नहीं हो पाता तो आप कहीं ना कहीं मेंटली थोड़े से डाउन आ जाते हैं। तो उस टाइम जो आपके कंट्रोवर्सीज होती हैं और भला बुरा जो लोग दुनिया कहती है, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक खिलाड़ी के लिए अप्स एंड डाउन्स दोनों कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ज़्यादातर जो डाउन्स होते हैं, जो निराशा हाथ लगती है, वो? मैं मेरा खुद का पर्सनल आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं तो वो जो रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हुए थे, उसमें मैं अगेन
दो लोगों की टीम होती है जो इंडिया से खेलते हैं, और मैं थर्ड प्लेस पे मिस किया था, मैं थर्ड प्लेस पे रही थी। तो सोचा नहीं था कि इस तरह से मिस कर जाऊंगी, मेहनत बहुत की थी, बट आई डोंट नो किस रीज़न से एक पॉइंट कम आया तो मैं टीम में नहीं बना पाई। तो बहुत ज़्यादा मैं मोरली डाउन हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं बाकी है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा दिमाग में बैठाया हुआ था कि कॉमनवेल्थ गेम्स खेलना है, मेडल लेके आना है, और अचानक से आपको पता चलता है कि आप नहीं हो टीम में, तो बहुत ज़्यादा बुरा मुझे फील हुआ था। उस टाइम पे मैं इतना लो हो गई थी। स्कोर्स मेरे नेक्स्ट चैम्पियनशिप मैंने खेली एकदम इस तरीके से कि मैं नई शूटर हूँ बिल्कुल। तो मेंटली बहुत प्रेशर था, लोग आके बोलते थे कि एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि रमेश चौधरी की बेटी हैं, खेलने जाने वाली हैं, तो घर पे आके बोलते थे कि नहीं हुआ बेटी का, कोई बात नहीं, एक हौसला सा देना। बट वो बुरा लगता था, उसमें अच्छा फील नहीं हो रहा था कि कोई मुझे बोल रहा है कि कोई बात नहीं, वो बहुत बुरा लगता था। तो जब तक कॉमनवेल्थ गेम्स चलते रहे मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, एक ऐसे छुप के बैठ गई हूँ जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो ना खेल के। पर मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, किस तरीके से मुझे ऊपर आने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की। मुझे एक पुणे भेजा ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे एक कोच आए हुए थे, उनके साथ ट्रेनिंग करूँ ताकि मुझे अच्छा फील हो, वापस बैक टू फॉर्म आ सकूँ। हर तरीके का सपोर्ट उन्होंने मुझे किया कि मैं बैक टू नॉर्मल आ सकूँ, और बहुत धीरे धीरे, एकदम से मैं नॉर्मल नहीं हो पाई, बट बहुत धीरे धीरे मैं वापस अपनी फॉर्म में आई हूँ। तो फेलियर्स जो है, कई बार अगर छोटा फेलियर है तो आप दोबारा बाउंस बैक कर लेते हो, बट अगर बड़ा है तो मैं यही कहूँगी कि हमको हिम्मत रखनी चाहिए, उससे हारना नहीं चाहिए, वापस ज़रूर आएंगे। अगर आपके अंदर है जज्बा करने का तो कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। कोच की जब बात हो रही थी, आपने पुणे जाते हैं कोचिंग के लिए, आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा, सपोर्ट किया। एक नेशनल कोच के साथ साथ इंटरनेशनल कोच कितना इम्पोर्टेंट होता है, और उसके आपको लगता है कि क्या नेशनल कोच क्या इंटरनेशनल कोच भी होना ज़रूरी है? देखिए, इंटरनेशनल कोच हम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमें लगता है इंडिया में कोई कोच ऐसे नहीं है जो एज अ टीम कोचिंग दे सके, या फिर इस लेवल के नहीं है कि जो सीनियर शूटर्स को कोचिंग दे सके। अभी जो सीनियर शूटर्स रहे हैं, जैसे जसपाल राणा जी हैं, समरेश जंग हैं, अगर ये कोचिंग देना चाहें तो कोई भी मना नहीं करेगा इंडिया में, क्योंकि उनको पता है वो इस लेवल के शूटर्स रह चुके हैं। एक भरोसा बनता है कि आपने इस लेवल पे खेला हुआ है, तो कोई जूनियर शूटर है तो वो ऑब्वियसली आपसे कोचिंग लेना चाहेगा। तो जो फॉरेन कोचेस हैं उन पे इसी तरह का भरोसा होता है कि वो खेले हुए हैं, उनको नॉलेज है, वो ट्रेनिंग दे चुके हैं दूसरी टीम्स को, तो आपको भी उस पर आप फॉलो करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इस तरीके का है। आप इंडिया में अगर कोच देखें तो अभी जसपाल राणा है, वो जूनियर टीम के कोच हैं हमारी इंडियन टीम के। तो मैं चाहूँगी कि जैसे सीनियर शूटर्स हैं, कोई अगर रिटायर हो रहे हैं तो वो इंडिया में ही कोचिंग दे तो बहुत अच्छा है। अब जैसे चाइनीज़ हैं, उनके यहाँ पे कोई फॉरेन कोच नहीं आता है, वो अपने ही जो शूटर्स हैं उन्हीं से ट्रेनिंग लेते हैं। तो अगर इंडिया में भी इस तरह का ट्रेंड आएगा तो अच्छा रहेगा, हमें बाहर से मंगाने की, उन पे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी श्वेता चौधरी से खास बातचीत।